ये उम्मीदों का संसार है। और ये रैली निकाल के क्या करोगे, ये पटाखे फोड़ के क्या करोगे, काम करो। वो आपकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, और जिसे हम मिनी भारत के नाम से भी जानते हैं। पूरे भारत को समझा दिया भिलाई ने। तो भारत की जो मूल भावना है, एकता की, अखंडता की, ये भिलाई में आपको देखने मिलती है। भिलाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अब, फ्रैंकली स्पीकिंग, भिलाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बूढ़ा हो रहा है। उस लीडरशिप में किसी चीज को अगर रेस्पेक्ट करता हूँ तो वो इमोशन है। किसी भी काम के पीछे सैकड़ों लोगों का एफर्ट होता है, उतार चढ़ाव कुछ होता ही नहीं है। पॉलिटिक्स ने आपको चुना या आपने पॉलिटिक्स को चुना, या एक दूसरे को सरप्राइज कर दिया आपने? आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो और आगे करेगा। आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो फिर आपको नीचे लाएगा। इसी लूप में फंसे हुए रहते हैं। लर्न डेवलप। आपने भारत जोड़ो यात्रा की है कि गांधी जी ये जानते थे कि ये देवेंद्र की माँ है। इस तरीके से आप पेरेंटहुड में आ चुके हैं। बच्चे हमको सिखाते हैं। हम्टी डम्टी आपकी हेल्थ है ना, आपकी मेंटल हेल्थ, वो आपके बॉडी से बिल्कुल कनेक्ट करती है। जिसमें टाइम का भी खेल होता है। मैं लिखता हूँ तो खो जाता हूँ कि जिंदगी ऐसे जीऊं कि कुछ लोगों के काम आ जाऊं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल HLD लाइव्स, जहां हम आपको मिलाते हैं उन लोगों से जो हमें इंस्पायर करते हैं, एडुकेट करते हैं और हमें आपसे कनेक्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पिता चौबे और आज के इस एपिसोड में हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे लीडर से जो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स से ही नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ, फिटनेस और अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति अप्रोच से काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते हैं। जी हाँ, उनका नाम है मिस्टर देवेंद्र यादव जी। तो आप रिलैक्स कीजिए और सुनिए एक थॉट प्रोवोकिंग मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन सिर्फ यहाँ हमारे चैनल HLD लाइव्स पर विद द डायनामिक एंड वर्सेटाइल मिस्टर देवेंद्र यादव। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे साथ हैं भिलाई छत्तीसगढ़ के सबसे पहले यंगेस्ट मेयर और 2 बार के MLA श्री देवेंद्र यादव जी। और करंट में मैं बताना चाहूँगी कि ये अभी AICC के राष्ट्र सचिव हैं और बिहार कांग्रेस में सह प्रभारी हैं। तो आज मिलते हैं हम अपने गेस्ट से, श्री देवेंद्र यादव जी से। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है HLD लाइव्स पर। नमस्कार, मुझे बेहद खुशी हो रही है HLD लाइव पर आकर। मुझे लेकिन लगा कि हम लोग एक बहुत पर्सनल कन्वर्सेशन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जी। लेकिन मैं जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस AICC और राष्ट्रीय तो फिर मैं ना वापस पॉलिटिक्स की ओर जा रहा था कि मेरा लग रहा है एक पॉलिटिकल सेशन होने वाला है। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिकल सेशन तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज का कॉन्वर्सेशन जो भी हमारा रहेगा वो पूरा नॉन पॉलिटिकल रहेगा, क्योंकि आप पॉलिटिशियन है तो हम ज़्यादा देर तो दूर नहीं रह पाएंगे। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि हम थोड़ा नॉन पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन रखें आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके फेवरेट टॉपिक और आपकी फेवरेट सिटी, जहां आप सबसे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं और बिता रहे हैं एक्चुअली, वो आपकी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, और जिसे हम मिनी भारत के नाम से भी जानते हैं। और अगर देखा जाए तो हमें छत्तीसगढ़ में अगर पहचान मिली है तो भिलाई ने ही सबसे बड़ी पहचान हमें दिलाई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भिलाई के लिए अगर मैं कहना जब भी सोचता हूँ तो मेरे पास ऐसा लगता है शब्द कम पड़ गए, या मैं भिलाई को जीता हूँ। भिलाई समझिए मेरे अंदर बसा हुआ है। भिलाई ने मुझे स्कूलिंग दी, स्पोर्ट्स दिया, दोस्त दिए, फैमिली दी, पॉलिटिक्स सिखाई, रिलेशंस दिए, पूरे भारत को समझा दिया भिलाई ने मुझे। अगर मैं भिलाई की बात करूं, हमारा इतना खूबसूरत शहर है। हमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर स्टेट के लोग वहाँ पर बसते जी, और हम लोग इतने प्यार से रहते हैं। तो भारत की जो मूल भावना है, एकता की, अखंडता की, ये भिलाई में आपको देखने मिलती है। और भिलाई समझिए उत्सव का शहर है।
हमारे यहाँ जी हर महीने, हर समय किसी ना किसी तरह का फेस्टिव मनाया जाता है। मतलब हम सेंट्रल एवेन्यू को देखते हैं तो हम लोग अभी जगन्नाथ यात्रा का जी इंतज़ार कर रहे हैं। हम वहाँ पर गुरु पर्व भी मनाते हैं। वहाँ परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की भी रैली वहाँ से निकलती है। वहाँ से हमारे मुस्लिम भाई भी वहाँ से अपनी रैली निकालते हैं। वहाँ से हमारे सिख भाई भी निकालते हैं, हमारे जैन कम्युनिटी के लोग भी निकालते हैं, हमारे आंध्रा के समरालू त्यौहार भी जी वहाँ से होता है। वहाँ पर केरल के जो हमारे फेस्टिव्स हैं उसकी भी रैली नायर समाजम की वहाँ से निकलती है। तो आप देखेंगे भिलाई में आपको सब कुछ मिलेगा। हम देखते हैं छठ पूजा बहुत अच्छी मनाई जाती जी है। हम देखते हैं हरेली का जो त्यौहार है उसकी भी रैली वहीं भिलाई सेंट्रल एवेन्यू से निकलती है। जी हम देखते हैं आदिवासी भाइयों का आदिवासी दिवस की रैली भी वहीं से निकलती है। और उसमें उसमें खासियत ये है कि हो सकता है कि किसी समाज के कुछ संख्या में लोग रहते हों, किसी वर्ग के कुछ संख्या में लोग रहते हों, लेकिन उसको उस फेस्टिवल को पूरा भिलाई मनाता है। पूरे भिलाई के लोग आते हैं कि हाँ सेंट्रल एवेन्यू में ये प्रोग्राम है, और सब लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनापन देखने मिलता। तो बहुत ही खूबसूरत शहर है भिलाई, और उसने मुझे सिखाया, समझाया, मेरी परवरिश उस शहर में हुई। और मुझे लगता है कि मैं अगर देश में कहीं पर भी जाके बहुत कंफर्टेबली किसी भी इस सिचुएशन को डील कर पाता हूँ तो उसके पीछे भिलाई की लड़की। डेफिनेटली भिलाई की जो इससे बड़ी खासियत, आप देखेंगे भिलाई को मिनी भारत कहा जाता है। हम देखेंगे आज़ादी के समय के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने सेल की स्थापना की और बहुत सारी जगह जी प्लांट्स लगे, लेकिन मिनी भारत भिलाई को ही कहा गया। बिल्कुल उसका कारण है छत्तीसगढ़ महातारी। इस मिट्टी में वो बात है जो पूरे देश भर से आए हुए लोगों को अपने अंदर समाती है, अपनापन देती है और एक भाईचारे का प्रतीक देती है। इसलिए इसको मिनी इंडिया कहा गया। आप देख लोगे, आप उड़ीसा में भी प्लांट्स हैं, झारखंड में भी प्लांट हैं, सेल के सब जगह। और कल्चरली भी हम लोग सबसे बेहतर है, हाँ जी। रिच है हम सब लोग बाकी जगह से, क्योंकि यहाँ प्यार है। यहाँ पर बिल्कुल। यहाँ पर कोई एग्रेशन नहीं है, लड़ाई नहीं है। तो ये भिलाई से मिलता है। और ये छत्तीसगढ़ महातारी का जो अपनाने का स्वभाव है उसके कारण भिलाई मिनी भारत बन पाता है। बिल्कुल। भिलाई शहर में ऐसा क्या पोटेंशियल है जो लोगों ने अभी तक जाना नहीं है? देखिए, ऐसा है कि भिलाई का जो पोटेंशियल है, आप समझिए कि पूरे विश्व में भिलाई से जुड़े हुए लोग हैं। भिलाइयंस कम्युनिटी जो है हमारी, वो आपको यूएस में भी मिल जाएगी, यूके में भी मिल जाएगी, रशिया में भी मिल जाएगी, बॉम्बे में भी मिल जाएगी, दिल्ली में भी जी मिल जाएगी, फिल्म इंडस्ट्री में भी मिल जाएगी, बॉलीवुड में भी मिल जाएगी, टॉलीवुड में भी मिल जाएगी, छॉलीवुड में भी मिल सभी जाएगी, जगह। हॉलीवुड में भी मिल जाएगी। तो ये भिलाई कम्युनिटी है। जी भिलाई अपना एक स्वरूप एक्सपैंड कर चुका है। मतलब वहाँ से जनरेशन बाय जनरेशन लर्निंग के बाद उसके बाद वो देश में और विदेशों में भी पहुँच चुके हैं। लेकिन भिलाई के अंदर अभी भी बहुत टैलेंट है और आने वाले समय में भी बहुत टैलेंट है। हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, कल्चरल में अच्छा कर रहे हैं। आप देखेंगे हम एजुकेशन में भी, सेक्टर में भी अच्छा कर रहे हैं। जैसे भिलाइयंस को समझना है ना, तो आप अनुराग बसु जी को देख लीजिएगा। अनुराग बसु जी को, बहुत करेक्ट एग्जाम्पल दिया है आपने। वो हम जब वो भिलाई आते हैं तो हम लोग मिलते हैं और वो एक ट्रू भिलाइयन है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भिलाई वो आएंगे तो फिर वो आप उनकी वीडियोस भी देखे होंगे, तो फिर वो मंगल का समोसा और इसके बाद जलाराम की चाय। नन्हे की चाय, जलाराम की कचौड़ी, जी। सब याद आती है। तो भिलाई इतना रिच है कल्चरली कि इंसान इससे बाहर नहीं निकल पाता। जैसे मैं खुद भी ट्रैवल करता हूँ, काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, पॉलिटिकल टूर्स में, टूर्स पे मौका मिलता है, तो बस शहर आने की जल्दी रहती है यार, अपने शहर से पहुंची। और इसके बाद फिर चलो अगर थोड़ा देर रात है तो मटका कुल्फी कहाँ मिलेगी। मैं और मेरी वाइफ घूमते रहते हैं, मटका कुल्फी खाएंगे। सिविक सेंटर एक चक्कर तो लग ही जाता हो। हाँ सिविक सेंटर, फिर शाम को कभी मौका मिले तो गुपचुप खाने हम लोग चले जाते हैं। और शिवनाथ की पाव भाजी की तो बात ही अलग है। तो ऐसा है भिलाई। मतलब मैं जैसे स्कूल में भी था तो हम लोग सेक्टर 10 में सत्यम
जाते थे, वहाँ पे बेकरी में जाते थे, पांडियन बेकरी भी जाते थे, वहाँ से हम लोग पेटीज खाने जाते थे। ओके। वहाँ पे हाँ, वो शुरू से सभी के लिए बड़ा फेवरेट स्पॉट रहा है। अब मैं भिलाई को एक्सप्लेन करते समय है ना, मतलब मैं खो जाता खो हूँ। जाते हो। मुझे समझ आ रहा है, फील हो रहा है। भिलाई शहर हम सबके लिए हमेशा से एक रोल मॉडल रहा है, लेकिन कुछ समय से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो गई है या थम सी गई है। हमने ये महसूस किया है कि भिलाई के साथ जो न्याय होना चाहिए था समय के जी साथ, जी। उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। ओके। और भिलाई को हम याद करें मध्य प्रदेश के समय भी, जी तो भिलाई ऐसा शहर है कि समझ लीजिए पहला अगर अच्छा थिएटर, सबसे अच्छा थिएटर कहीं होगा पूरे मध्य प्रदेश में तो वो भिलाई में। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे भिलाई की स्थापना हुई, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना जी। हुई, और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरीके से तैयार किया गया कि वो 100 साल बाद भी वाइबल हो और रहने योग्य हो, उस हिसाब से तैयार किया गया। आज भी बीएसपी काफी मेंटेन करती है। राइट। तो ये सारी चीज़ें रही, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ ये हुआ जो पीएसयूज है, जी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वो पहले काफ़ी पैसा खर्च करते थे ओके कल्चरल में, स्पोर्ट्स में, एकेडमिक में। ओके। उन्होंने धीरे धीरे उस पर रुचि कम कर दी। तो हम देश में जो हालात अभी हैं और देश जिस तरफ जा रहा है, तो पीएसयूज डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे भारत के अंदर पीएसयूज का ऑप्शन ही हो रहा है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर भी जितने भी यूनिट्स हैं हम देखेंगे, उसमें भी काफ़ी हद तक प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो जो थीम लेकर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, सेल की स्थापना हुई थी, कि हम सोशली लोगों को एनरिच करने के लिए भी काम करेंगे, समय से वो प्रोडक्शन तक सीमित हो गई। ओके। जब अब धीरे धीरे भिलाई स्टील प्लांट भी एक ऐसा प्लांट बन गया जो प्रॉफिट पे काम करता है, प्रोडक्शन पे काम करता है। पहले कल्चरल एनरिचमेंट पे, सोशल एनरिचमेंट में काफ़ी काम होता था, जी स्पोर्ट्स में काम होता था, तो ये हमारे लिए मिस हो रहा है। ओके। जिसको हमने पूरी करने की भी कोशिश की। हमने पिछले समय जब हम गवर्नमेंट में थे, टाउनशिप में बहुत सालों बाद जी जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम हुआ। हम लोगों ने बैडमिंटन कोर्ट्स बनाए, हम लोगों ने फुटबॉल स्टेडियम बनाया, क्रिकेट स्टेडियम बनाया, वॉलीबॉल स्टेडियम बनाया, बास्केटबॉल स्टेडियम बनाए। हम लोगों ने जो हमारा सिविक सेंटर है, आप सिविक सेंटर को देखेंगे, बड़ा खूबसूरत, पहले तो उसको इंदिरा प्लेस के नाम से जाना जी जी। और वहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ रेलगाड़ी वगैरह भी चलती थी, बड़ा खूबसूरत था मॉन्यूमेंट पार्क। तो समय से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता गया, तो हमने उसको देखते समझते हुए सिविक सेंटर पे भी पिछले समय में हम गवर्नमेंट में थे तो काफ़ी सारे हमने काम किए। तो सिविक सेंटर चूँकि ऐसी जगह है ना, छत्तीसगढ़ कोई भी आता है तो इंसान बोलता है सिविक सेंटर ले चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की पहचान है छत्तीसगढ़ की। तो हमने उस पर भी काम किया। बट मुझे लगता है कि भिलाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अब, फ्रैंकली स्पीकिंग, भिलाई का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बूढ़ा हो रहा है। उसको रियलाइव करना हो, रियलाइव करना होगा, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। पिछले समय हमने काफ़ी इंटरेस्ट लिया उस पर, तभी काफ़ी सारी चीज़ें हुई। आगे भी हम लोग पूरी कोशिश में लगे। भिलाई कम्युनिटी भी काफ़ी अच्छी है। वो भिलाई के डेवलपमेंट के लिए बहुत चिंतित रहती है। भिलाई के सभी लोग उस पर काम करते रहते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, देश दुनिया देखे हुए लोग हैं। जी जी। तो वो लगातार भिलाई को कुछ ना कुछ चीज़ों में पुश करने के लिए वो भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाते रहते हैं और हम लोग भी काम करते हैं। बीएसपी भी काफ़ी एक्टिव रहती है, अभी भी सजग ही है, वो चीज़ों को ध्यान देते रहती है। आपने भी बीएसपी के लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है, मतलब कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं और जो अभी भी सर्विसेज में हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जिनके लिए आपने काफ़ी कुछ स्टैंड लिया है, उनके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। एक्चुअली भिलाई के ना, भिलाई के जो इश्यूज हैं, मेनली लैंड से रिलेटेड जो इश्यूज है,
उस पे हम लोगों ने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं पिछले समय में। लीज लीज जी जी। पे लोगों को मकान मिले थे, लगभग 4400 लोगों को, और वो मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। ओके तो लास्ट गवर्नमेंट में ये हम लोगों के लिए बड़ा अचीवमेंट था कि ओके गवर्नमेंट और बीएसपी दोनों के प्रॉपर कम्युनिकेशन से जी। और और आपके एफर्ट से एफर्ट नहीं है इसमें। मैं तो ये कहूँगा जब भी बड़ी संस्थाएं होती है, जी संस्थाएं अगर एक दूसरे से बातचीत करने लग जी। जाए, संस्थाएं एक दूसरे से अच्छा कम्युनिकेशन बैठा लें, तो हर इशू का सॉल्यूशन होता बिल्कुल बिल्कुल। है। एक्चुअली हम लोग पीछे इस बात में होते हैं कि हम कम्युनिकेट नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता तो मेरा काम केवल कम्युनिकेशन गैप को उनके बीच में फिलर बनने का था, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। है। बट दोनों इंस्टीट्यूशंस ने, क्योंकि आप देखिए बीएसपी भी एक बड़ी संस्था है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इस चीज़ का हल निकला। ये एक बड़ा लैंडमार्क है भिलाई में। और बीएसपी टाउनशिप एरिया में हम लोगों ने पिछले समय में ये भी कोशिश की, जो बिजली का विषय है, जैसे पूरे प्रदेश में सीएसपीडीसीएल बिजली देती जी है, जी। लेकिन भिलाई में हम भिलाई स्टील प्लांट वहाँ का वेंडर है, ओके उसके थ्रू हमें बिजली मिलती है। तो ओके। थर्ड फेज कनेक्शन नहीं है हम लोगों के पास, ओ भिलाई टाउनशिप एरिया में है। ओके। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए थे कि बिजली का जो हस्तांतरण है वो स्टेट गवर्नमेंट को हो जाए, जी तो दरें भी कम हो जाएगी, और जो प्रॉपर अभी जैसे बिजली मिलती है लोगों को 24/7 बिना प्रभावित हुए और विथ 3 फेज कनेक्शन, तो वो वहाँ के लोगों को भी मुहैया हो जाए। तो इस पे हमने काफ़ी काम किया था। अभी वो समझ लीजिए 80% पे आके रुक गया था। अभी भी हम पुश कर रहे हैं उसको। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में अभी की जो गवर्नमेंट है और बीएसपी दोनों बेहतर कम्युनिकेशन करके इसको भी कम बिल्कुल। माध्यम चाहे कोई भी हो, लेकिन बात इस चीज पे होनी चाहिए कि प्रोग्रेस होनी चाहिए। राइट। देखिए क्या होता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री में हम लोगों की उपस्थिति पॉइंट बराबर भी नहीं है। बिल्कुल जो सच्चाई है, हम यही प्रयास करें कि चीज़ें बेहतर हो जाए कल के लिए, और हम हमारे इंटरेस्ट पे अगर रुके रहेंगे जी कि ये हमारे ही इशारों पे हो या हमारे से ही हो, तो शायद कुछ लोगों को जो लाभ हो सकता है वो नहीं हो। वंचित रह जाएंगे। और इतनी बड़ी हिस्ट्री है इस दुनिया की, प्रोग्रेस की हिस्ट्री। कहाँ हम लोग एंशियंट टाइम में शुरुआत किए थे और इसके बाद आज हम बिल्कुल एरोप्लेन में उड़ रहे हैं, है ना। एआई का ज़माना आ गया, बिल्कुल। तो हम कितना प्रोग्रेस किए हैं। तो प्रोग्रेस तो ज़रूरी है। और देखिए, जो मैं समझता हूँ, इंसान का दिमाग हमेशा नेक्स्ट चाहता है, व्हाट नेक्स्ट। व्हाट नेक्स्ट। हाँ, और बहुत कॉम्पिटिटिव लाइफ है ये। ह्यूमन बींग्स, जो हम जिस प्रकृति ने हमको बनाया है, और प्रकृति ने हमें बड़ा कॉम्पिटिटिव बनाया है, और सेटिस्फाई तो हम लोग होते ही होते ही नहीं। नहीं हाँ, है। हमें जो मिल जाए उसके बाद हमें लगता है कि अब ये भी चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है सबका। तो प्रोग्रेस होनी चाहिए, और भिलाई में पोटेंशियल भी है, और भिलाई को नीड भी है कि भिलाई की बिल्कुल। प्रोग्रेस लगातार बनी रहे। और उसमें हम सबकी भी ग्रोथ है। हाँ, हम सबकी भागीदारी भी हो। बिल्कुल। और ठीक है, कोई मोरली सपोर्ट करेगा, कोई फाइट करके करेगा, कोई कम्युनिकेट करके करेगा, सबका योगदान हो। बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई भी बड़ा काम होता है, हम एक दो लोगों के एक दो चेहरे देख के सोच लेते हैं कि इन लोगों ने कर दिया, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। किसी भी काम के पीछे सैकड़ों लोगों का एफर्ट होता है, और साथ ही साथ समय का भी रहता है। सही बात है। समय और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, और प्रकृति ने ऐसा ही बनाया हुआ है चीजों को। हाँ, हम लोग अगर फिलॉसफी में बात करने लग जाए तो बहुत बहुत। सारी बात ही हो जाएगी। मैं तो मतलब मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली। देखो, मैं तो ये समझता हूँ, ये समय ही है सब, बिल्कुल ठीक है। और समय हम लोगों को आगे के समय के लिए तैयार करते जाता है। बिल्कुल। कभी कभी हम लोग समय को नहीं समझ पाते, कभी कभी हम समय की जगह खुद को सोचने लगते हैं, जो सच्चाई नहीं लाइफ है। में टाइम है। टाइम सभी दिशा आपको देगा। और ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है ना, कि इस ज़िंदगी में आप अगर हर रंग को जीना नहीं सीख पाए,
या हर रंग में जीना नहीं सीख पाए तो मतलब फिर आप जिंदगी जिए। बिल्कुल। ये उतार चढ़ाव कुछ होता ही नहीं है, ये होती है सिचुएशंस, और इन सिचुएशंस को आप कैसे जी रहे हो, कैसे एंजॉय कर रहे हो, वो होते हो आप। वाओ। एकदम माइंड बॉगलिंग आंसर था ये। चलिए अब आपके थोड़े से जीवन के सफर पे चलते हैं और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पॉलिटिक्स ने आपको चुना या आपने पॉलिटिक्स को चुना या एक दूसरे को सरप्राइज कर दिया आपने? मैंने पॉलिटिक्स को नहीं चुना। ओके। मैंने पॉलिटिक्स को नहीं चुना। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। मैं काम करना चाहता था, कुछ करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, और मुझे मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था, एकदम डेडली कॉन्फिडेंस कि मैं तो कुछ भी कर दूंगा जीवन में। पायलट का कोर्स जब छोड़ा तब भी यही कॉन्फिडेंस था, इंजीनियरिंग जब ठीक से नहीं हो पा रही थी तब भी ये कॉन्फिडेंस था, पॉलिटिक्स में बाई चांस आ गया, उसमें भी यही था कि नहीं मैं अच्छा करके दिखाऊं। लेकिन कभी ये कोई सपने नहीं थे कि मैं मेयर बन जाऊंगा 25 की एज पे, या ये था सपना कि अच्छा काम करना है और जिंदगी में एक बार एमएलए बनना है। ओके। ये सपना रहा कहीं ना कहीं। ये सपना था। नहीं, जब पॉलिटिक्स में आकर आ गया। काम करने लगे, जी, जैसे जी, वो ग्रेजुअली चीजें हाँ। होती है ना, जैसे जब ग्रेजुअली आप काम करते रहो, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गया, कॉलेज में इलेक्शन लड़ लिया, ग्रेजुअली जब स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कांग्रेस में काम करने लग गया, तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं एमएलए भी बनना है, ये भी कोई चीज़ है। लेकिन उसके लिए ये थोड़े ना सोचा था कि बस अभी बन जाऊंगा 2-3 साल में, ऐसा नहीं सोचा था। ऐसा लगा था कि ठीक है यार, जर्नी है, बहुत बड़ी चीज होती है, हमें बहुत काम करना है, और आज से 15-20 साल मतलब 50 साल की उम्र के पहले तक एमएलए बन गया, मतलब बड़ी बात है। हमने कर लिया फिर कि हमने कुछ अच्छा कर दिया। ये सोचते थे कि हम अच्छा काम कर लिए लोगों के लिए, ऐसा सोचते थे। लेकिन ठीक है, तभी मैंने कहा टाइम सिचुएशन आपको प्लेस कर देती है किसी पोजीशन में, और वो प्लेसमेंट प्रकृति, यूनिवर्स आपको करता है, और आपको जज भी करते रहता है कि आप उसके साथ कितना न्याय कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से उस प्लेसमेंट की रेस्पेक्ट कर रहे हो तो वो आपको और आगे प्लेस कर, बिल्कुल आप उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो और आगे करेगा। आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो फिर आपको नीचे लाएगा कि चलो भाई देखो दुनिया ये नहीं है, अब वापस से मेहनत की जाए। मेहनत तो लगातार चलती रहती है जी। मेहनत का खेल नहीं है, केवल मेहनत का खेल नहीं है, खेल है टेम्परामेंट का। जैसे आप ये इस बात को समझिए कि हम ये सोचेंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमको मौका मिल जाए या हम हमारी चीज को अचीव कर लें, इससे नहीं बनेगी बात। बात टेम्परामेंट की है, कि आपका टेम्परामेंट क्या कहता है जी। आप कितनी खुली आंखों से दुनिया को देख पाते हो, इस कॉम्पिटिटिव लाइफ को देख पाते हो, और उसको आप कैसे उसमें सहजता से मुस्कुराते हुए आप निकल सकते हो। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात, बहुत ही प्यारी बात। जीवन को समझना ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत ही ज्यादा। लेकिन जीवन में आप समझ सकते हो ना, तो मुझे ये लगता है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपकी चॉइस क्या है। आप अपनी चॉइस को समझ लो। आपको आपकी चॉइस जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन आपका कॉज समझ में आ जाएगा। हर कोई इसी बात पे भटक रहा है कि यार मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ठीक है, और जो नहीं भटक रहा है वो कुछ पाने के बाद भटकने लग जाता है। बिल्कुल, ठीक है। पर्पस ऑफ लाइफ बहुत लोगों को बहुत समय बाद समझ आता है कि एक्चुअली हमारा भी इस धरती पे आने का कोई एक पर्पस है, और वो जब तक फिगर आउट नहीं करते वो उसी लूप में फंसे हुए रहते हैं। तो इसलिए अपना इंटरेस्ट आप देख लो, आपको पसंद क्या है, जो पसंद है उसमें लग जाओ, अपने आप कॉज मिल जाता है। बिल्कुल। और कॉज वैसे भी मैं तो ये समझता हूँ सर, मतलब ये तो बड़ी फिलॉसफी है, इसको अभी मैं पार नहीं कर पाया हूँ कि इसके बारे में मैं डिटेल में आपको। जी, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी यही कहा है कि आप जो हैं अपनी सिर्फ पॉलिटिक्स से ही नहीं, अपनी मेंटल हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस है उससे भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो अभी आपके कॉन्वर्सेशन को सुन के मुझे लगता है कि दर्शकों को बड़ा मजा आ रहा होगा। अच्छा, मैंने आपके टॉपिक को HLD जी, हील लर्न डेवलप, ओके। मैंने उसको टच कर दिया मतलब। अच्छा, मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप एक जन जन के नेता कहे जाते हैं, हमेशा लोग आपको बोलते हैं कि वो आप हमारे नेता हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपके पास क्या रेसिपी है या कोई आप जादू करते हैं कि जनता का प्यार आपके ऊपर इतना उमड़ता रहता है?
नहीं, मैं ये इस बात को नहीं फील कर पाता। ओके। ठीक है, मतलब मैं मेरे एंड को देखता हूँ हमेशा, मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं क्या हूँ अंदर से, मैं उस बात को फील करता हूँ। जो लोग सामने आते हैं, मुझे लगता है कि मुझे उनकी रेस्पेक्ट करनी है, और रेस्पेक्ट केवल मिलने की बात तक नहीं, उनकी बात की भी रेस्पेक्ट करनी है, तो मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। बस मेरे एंड का काम मेरा पूरा हो गया कि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है तो मैं रेस्पेक्टफुली सुनता हूँ, कोई मुझसे कुछ उम्मीद करता है तो रेस्पेक्टफुली मैं एक्ट करता हूँ उसके लिए। कोई मुझसे कोई भी उम्मीद रखता है तो मैं उसको एक्ट करता हूँ उस पर। बस बिल्कुल। मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है, जी। और मैं यही करते आ रहा हूँ आज तक। बाकी मैं ना, बाकी उसका आउटकम क्या है उस पर मैं बहुत ज़्यादा जी। इन्वॉल्व नहीं हो पाता, या उसके लिए मैं कुछ प्लान नहीं कर पाता, या उसको मैं बहुत सोच नहीं पाता कि यार इसका आउटकम ये हो गया कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो मेरे को बहुत सारे लोग आते हैं तो मेरे दिमाग में ये लगता है कि यार ठीक है, सबका काम करना है, सबको काम तो सबके हो नहीं सकते, एक्चुअली सबको रेस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट दे। हाँ, मेरे को ये फील आता है एक्चुअली। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा, जी जी। हाउ आई एम, आप मुझे थोड़ा सा जी जी। मैं मेयर का इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग का फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हुई, मैं लगभग 2500 वोटों से आगे था, पूरा जोश आ गया लोगों में। सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई और जोश आ गया, 2000 से फिर आगे था। थर्ड राउंड की काउंटिंग हुई और लोगों में जोश आ गया। ऐसे जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती गई, लोगों का जोश बढ़ता गया और मैं उतना ही ठंडा होते गया। जब रिज़ल्ट आया 44,500 से जीता मैं, और इसके बाद लोगों ने मुझे कंधे पे उठा लिया और नारे लगाने लग गए। तो मैंने ऐसे किया, जो नीचे करो। नीचे करो, नीचे करो। नीचे हुआ मैं, और इसके बाद मैंने बोला तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, ये कोई जीत वीत नहीं हुई है, ये उम्मीदों का संसार है, ये उम्मीद आपके ऊपर रखी गई है। रखी गई है और ये लोगों ने जिताया, ये हमने कुछ नहीं किया, कीर्तिमान हमारा नहीं है, ये लोगों ने उम्मीद करके जिताया है, तो इनकी रेस्पेक्ट करनी। तो ये कंधे में उठा के क्या करोगे, नीचे उतारो, बिल्कुल। और ये रैली निकाल के क्या करोगे, ये पटाखे फोड़ के क्या करोगे, काम करो। बिल्कुल। काम करना है। अब हमारा समय आया है हाँ, कि हमें हम काम लोगों करना को काम हाँ, करके। उन्होंने हमको उम्मीदों से किया, हमारी रेस्पेक्ट, बिल्कुल। हमको उम्मीद की, तो हमें उनकी उम्मीदों का रेस्पेक्ट करना है ना। और एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव दायित्व भी हमारा यही है कि हम उन चीज़ों पे खरे उतरें, पब्लिक के जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करें। हाँ, आप अपने रोल को ईमानदारी से निभाना पड़ेगा ना। आप उससे बच नहीं सकते, और बच सकते हो तो फिर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। बिल्कुल। इसलिए तो आपको जन जन का नेता कहा जाता है। मैं तो ये भी अपने अंदर ऐसे उसको इस बात को भी अपने अंदर ऐसे समा नहीं पाता कि अच्छा मेरे लिए बोला जा रहा है। मुझे मेरा इंटरेस्ट रहता है कि लोगों से बात मैं करना। deliver करूं, मैं अपनी तरफ से लोगों को रेस्पेक्ट दूं, काम करूं, उनकी भावनाओं के लिए लड़ूं। मुझे बड़ा ऐसा वो भी आ जाता है, जैसे किसी के साथ कुछ अन्याय की बात मेरे को सुनने आती तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आता है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे फाइट करनी है, करता हूँ। बिल्कुल आपके काम में दिखता है वो सब चीज़। एक लीडर के तौर पर आपको क्या लगता है कि लीडरशिप के लिए क्या क्वालिटीज एक लीडर के अंदर होनी चाहिए? इमोशन, ओके, बस। दैट इज ऑल इज रिक्वायर्ड। ऑल इज, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो सॉल्यूशंस निकलते हैं। लीडरशिप केवल सॉल्यूशन नहीं देख, मतलब पब्लिक लीडरशिप में केवल सॉल्यूशन नहीं देखती। सॉल्यूशंस तो आज का ये एआई का दौर है, सॉल्यूशंस तो कागज़ में निकल जाते हैं, प्रिंट पे आके आ जाते हैं कि आपकी समस्या का ये समाधान है। लेकिन उस समाधान के लिए किसी के साथ भावना भी तो होनी चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है मैं लीडरशिप में किसी चीज़ को अगर रेस्पेक्ट करता हूँ तो वो इमोशन है। वेरी ठीक है, और वो इमोशन आप कैसे, किस बात से कनेक्ट करते हो, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को लोगों से जुड़ने में इमोशन आता है, किसी को किसी टॉपिक को लेकर इमोशन रहता है कि यार मैं बनूंगा तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल बदलाव करूंगा। इमोशन होना चाहिए, बिना इमोशन के तो कोई मतलब नहीं है। फिर वो कितना भी सक्सेसफुल लीडर हो, कितना भी कुछ हो, उसके अंदर बिल्कुल सही बात है। अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आप उस चीज़ को उस तरीके से फील करके
रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप उतने अच्छे से सॉल्यूशंस भी नहीं ढूंढ पाएंगे उसके लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। ऐसे मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जैसे कभी रैली में जाते हैं या ऐसी जगहों पे जाते हैं तो उनको लगता है कि राहुल गांधी जी जो हैं, जब वो लोगों से हाथ मिलाते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है ऐसा, तो उनको लगता है कि नहीं, अब हमको इस डायरेक्शन में बढ़ना है और पॉलिटिक्स में कुछ करना है। राहुल जी बहुत जेन्युइन व्यक्ति है, बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सामाजिक न्याय के लिए निछावर कर दिया। वो पॉलिटिशियन के रूप में ज़िंदगी नहीं जीते। पॉलिटिशियन और पावर गेम तो बहुत आसान गेम होता है। वो सेक्रीफाइस के रूप में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और सेक्रीफाइस करते हैं, हर चीज़ में सेक्रीफाइस करते हैं, जो मैंने महसूस किया। वो सोसाइटी को कुछ देना चाहते हैं, वो सोसाइटी से कुछ ले नहीं रहे। जैसे पॉलिटिक्स होती है ना, लोग बोलते हैं ना पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है, क्यों पॉलिटिक्स में कोई जाना चाहेगा, लेकिन वो एक ऐसी इमेज है राहुल गांधी जी की जो कम्प्लीटली डिफरेंट है पॉलिटिशियंस, कम्प्लीटली डिफरेंस है। वो कॉज के लिए काम कर रहे हैं और उस कॉज के लिए वो इमोशनल भी है, और वो वैचारिक दृष्टिकोण को देखते हुए लोगों के बीच में प्यार, मोहब्बत, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, उसके लिए काम करते हैं। तो वो बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। उनके बारे में बात करने लग जाएंगे तो पूरा सेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं उनको पिछले 15 साल से मैं उनके आसपास आने का मुझे मौका मिला। एक उम्र खप जाती है गांधी परिवार में अपना विश्वास बनाने के लिए, और उन सभी का आप पर बहुत अच्छा विश्वास है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं तो एक बहुत ही यंग वर्कर हूँ उनका, और वो जानते हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और उनकी लाइफ स्टाइल या उनके बोलना, उनका सोचना, उनका काम करने का तरीका, यही हमारे लिए लर्निंग होती है, और हम आसपास रहकर देख के समझते रहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। मुझे इस बात का विश्वास है कि भारत के इतिहास में राहुल गांधी एक ऐसे नाम बनेंगे जो भारत के इतिहास में सबसे चमकता हुआ होगा। और ये इतिहास भारत की आज़ादी के बाद की मैं बात, ठीक है। और अगर हम पिछले 2-2.5 हज़ार सालों का भी इतिहास देखें तो मेरा पूरा विश्वास है कि आज से 2000 साल बाद भी राहुल गांधी को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, याद करेंगे, और उनके जो सोशल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने काम कर रहे हैं उसको लोग रेस्पेक्ट करेंगे। बिल्कुल। आप न्यू पॉलिटिक्स विद यूथ कैसे देखते हैं? मैं नए जनरेशन की पॉलिटिक्स पे सजेशन दे सकता हूँ जी, कि हम लोग सोशल मीडिया के इस ज़माने में, एआई के इस ज़माने में बहुत प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, और हम टर्न आउट करने पे ध्यान देते हैं कि कैसे जो सेगमेंट है हमें देखने वाला, वो हमारी तरफ टर्न आउट हो जाए। वो टर्न आउट हो सकता है, आ भी सकता है। बहुत सोशल मीडिया, एआई के ज़माने में बहुत लोग आपको पसंद भी कर सकते हैं सोशल मीडिया में, लेकिन वो फेक दुनिया है, ठीक है, रियल नहीं है। ओके। मेरा बस यही ओपिनियन है कि 2 तरह के काम होते हैं। मतलब देखिए, राजनीति तो ऐसा एक काम है जिसमें हर एक सेगमेंट पे आपको बेहतर परफॉर्मेंस करना पड़ता है, ठीक है। भले वो प्रचार की बात हो, भले वो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, किसी भी, मैं उसके इतने डिटेल पे नहीं जाना चाहता क्योंकि वरना पूरा पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन इन कम शब्दों में मैं यही कहूँगा कि यूथ को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं एक दिन में टर्न आउट कर लूँ सब। उनको लॉन्ग टर्म गेम समझना चाहिए। पॉलिटिक्स इज अ टेस्ट मैच, नॉट 2020 2020 जैसे मत खेलो, टेस्ट मैच जैसे खेलो, आराम से टिके रहो। मैदान में टिके रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं पॉलिटिक्स एक दलदल है और इस दलदल में हर कोई नहीं आना चाहता, लेकिन कुछ युवा हैं
जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि इस पॉलिटिक्स में आने के लिए युवाओं का एक रोड मैप क्या होना चाहिए? मुझे ये लगता है कि जो संसार में ये जो सामाजिक व्यवस्था है, मतलब ये जीने की व्यवस्था है, इस हर जगह पर पॉलिटिक्स जिंदा है। भले आप बिजनेस में हो, भले आप नौकरी में हो, भले आप मल्टीनेशनल कंपनी में हो, भले आप कहीं मजदूरी कर रहे हो, भले आप घर में हो, हर जगह कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग एक दूसरे से टकरा रहे हैं जी। एक दूसरे की इच्छाएं टकरा रही है। हाँ, अब हम आते हैं कि एक जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स, जी। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स पावर गेम है कि आप शक्ति लेने के लिए आप लोगों के भावनाओं के साथ संघर्ष करते हो, लेते हो, उनकी भावनाओं के आधार पर संघर्ष करते हो, शक्ति पाते हो और शक्ति पाने के बाद आप उनको डिलीवर करते हो। मेरा युवाओं से ये कहना है कि ये जितने भी सेगमेंट चल रहे हैं सोसाइटी के, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट पॉलिटिक्स है, ठीक है? और दलदल हर एक सेगमेंट में है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं है, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में नहीं। तो मैं कहूँगा कि आप इस काम में अपने आप को लाओ और आप इस काम में बेहतर अगर आप कर सकते हो तो आप करके दिखाओ। इससे आप ज़्यादा लोगों को सर्व कर पाओगे। पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन या शासन ही वो जगह है, सत्ता ही वो जगह है जहाँ से आप बड़ी संख्या में लोगों की मदद कर सकते हैं। जी। और आप इससे भागोगे तो किससे भाग रहे हो? अपने आप से भाग रहे हो। सोसाइटी में कोई तो निकलेगा और आगे आएगा और कुछ करेगा। लोग उम्मीद करते हैं कि आप युवा आएँ और चीज़ों को संभालें, और युवाओं को आना भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो बुराई है ना, वो हर जगह पे है। वो बुराई है जो पावर का नशा होता है ना, वो सर पे चढ़ जाएगा तो वो तो दिक्कत होगी। वो आप पॉलिटिक्स में रहो, घर पे रहो, सुपीरियर कि मैं सुपीरियर हूँ, वो फीलिंग बिजनेस में या कहीं पर भी आ जाएगी कि मैं सुपीरियर हूँ, तो वो तो नुकसान होगा। तो पॉलिटिक्स में भी जब आओगे तो ये बात का समझ के रखना कि सुपीरियर कोई नहीं है, सुपीरियर तो जनता है, बिल्कुल वही बनाती है और वही आपको घर भी बैठा देती है। बिल्कुल। आप उनके साथ ईमानदार नहीं रहोगे तो बस इतनी सी बात है। आपने भारत जोड़ो यात्रा की है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, जो हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और फिर मणिपुर से मुंबई तक। तो आप पूरी यात्रा में उनके साथ पूरे दौरान बने हुए थे। आपने भारत को ज़मीनी स्तर पे देखा है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया भारत के बारे में? जैसे मैं भिलाई से हूँ, तो भिलाई ने मुझे एक कल्चर तो दिखाया था जिससे मैं थोड़ा सा मतलब मुझे नॉलेज था कि कैसा है देश मेरा, कैसे लोग हैं, क्या बोलते हैं, जी। क्या खाना पसंद करते हैं, ये मैं जानता था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा है ना, वो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा समय था जिसने मेरे मन स्थिति को विस्तार दिया। ओके। मतलब अगर मैं इतना ऐसे सोचता था तो मैं ऐसे सोचने लग गया, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में आप रोज सुबह 6 बजे से निकल रहे हो सेम टाइम पे, और रोज 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर चल रहे हो। आप पहाड़ देख रहे हो, आप बरसात देख रहे हो, आप धूप देख रहे हो, आप बर्फ देख रहे हो, आप भारत के हर कोने में लोगों के खान पान, बोली, हर चीज़ को महसूस कर रहे हो। तो एक अद्भुत अनुभव था और मैं लक्की हूँ कि मैं भारत को मैंने देखा। भारत मतलब राहुल गांधी जी का ये मतलब बड़ा स्टेप था। देखिए, कोई कितनी भी बातें कर ले, लेकिन ऐसे 6-6 महीने के लिए पैदल चलना, अग्रीड, सब कुछ छोड़कर, ठीक है, ये आसान नहीं है। आसान नहीं है, शब्द भी है, छोटा सच पड़ बात जाता है है। इसके सामने। इतना डेडिकेशन संभव ही नहीं है। तो वो व्यक्ति में वो बात है कि वो उन्होंने की, और हम लोग जैसे नए लड़के बहुत सारे उसका फायदा ले लिया, अनुभव ले लिया। बहुत अद्भुत था वो, बहुत ही अद्भुत। कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारे अच्छे बुरे हर तरह के एक्सपीरियंस है उसके। तो मैं कश्मीर जब गया था, कश्मीर पे बात जी। कश्मीर जब मैं गया था तो थोड़ा मन में एक
डर था, हम्म, कश्मीर जा रहा हूँ, जी पैदल चलना है। जी। लेकिन मैं ना जब वहाँ पर लोगों से मिलता था ना, तो सब लोग है ना बड़े हम्बल होके बहुत अच्छे से मिलते थे, और सब ये कहते थे कि आप बताना कि हम लोग अच्छे लोग हैं, ओके। हम लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग, कुछ हैं मुट्ठी भर लोग जो हमारे कश्मीर को बदनाम कर दिए हैं, लेकिन हम लोग ऐसे लोग नहीं हैं। मतलब समझिए, ये बात तो सही है कि कश्मीर में आतंकवाद है और उसने दशकों से हमारे देश के आम जनजीवन को परेशान कर, जी जी। लेकिन ये भी मैंने देखा कि अच्छे लोग जो भारत को प्यार करते हैं, भारतीय संस्कृति को प्यार करते हैं, जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, इंडियन मानते हैं, और वो बस इतना ही कहते हैं कि आप लोग इंडिया में जाके सबको बताना कि हम लोग अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। सो स्वीट। अच्छा, आपकी माता जी भी कुछ समय के लिए कश्मीर में आपके साथ थी यात्रा पर? पंजाब में। अच्छा, पंजाब में थी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा माता जी के साथ में तो आपने यात्रा? एक्चुअली मेरे लिए लाइफ सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, अब मैं आपको बताऊं, मैं याद इस बात को मेरे एक्चुअली है ना, मेरे लिए मेरी लाइफ के उस समय मैं शायद 32 ईयर्स का था, तो मैंने उसको इस तरीके से उस पूरी मतलब वो किया कि हाँ, एंड किया कि मैं मेरी ज़िंदगी के 32वें या 33वें साल में आज अपने आप को मानता हूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया। मैंने अपने आप को ऐसे वो किया, ओके। अपने आप से बात की है कि मैं गांधी से, क्योंकि भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक गांधी परिवार एक भारत की नींव रखने वाला परिवार है। मैंने ये सोचा कि मैंने गांधी से अपनी मदर को मिलाया, और इस बात की खुशी थी कि गांधी जी ये जानते थे कि ये देवेंद्र की माँ है। तो मेरे लिए वो बहुत रेस्पेक्ट और इमोशनल समय था, और मेरी ज़िंदगी की आधी ज़िंदगी का मैंने वहाँ पर एंड कर दिया कि हाँ, ये इतनी ज़िंदगी में ये पा लिया हमने, ये किया हमने। मतलब वो है ना, और किसी चीज़ से ज़्यादा मतलब मुझे एनर्जी देता है कि मैं उस समय सोचूं कि यार मेरी मदर मिली, लेकिन वो जानते थे देवेंद्र की मदर है, और वो बड़े प्यार से और रेस्पेक्ट से मिले। उसकी बात ही अलग। कितने ड्यूरेशन के लिए उन्होंने साथ में वॉक किया? हम क्योंकि वो वॉक बहुत तेज करते हैं, लेकिन वो वॉक उन्होंने स्लो कर दी, और मदर के साथ काफ़ी देर तक चले वो। अच्छा, और फिर उन्होंने मुझे बाकायदा रुक के गाड़ी में, मम्मी बैठी तब तक, वो कहते बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने। वेरी नाइस, बहुत ही काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए, और ये मेरी उपलब्धि में मानता था। बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आनी भी चाहिए कि मैं इसको मिस कर गया था बात करते करते। नहीं, मैंने होमवर्क अपना अच्छा किया। हाँ, वो तो लग रहा है मुझे। अच्छा, भारत जोड़ो जैसी इतनी बड़ी यात्रा जिसमें आपको इतना पैदल चलना है और आपको चैलेंजेस भी बहुत आ रहे हैं पूरे समय पे, इसमें फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है, तो आपने अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रखा? देखिए, मेरे को तो ये समझ में आया समय के साथ, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको फिट रहना है। बिल्कुल। और आप अगर ज़्यादा काम करना चाहते हैं, सोसाइटी को कुछ अच्छे से देना चाहते हैं, तो आप अपने शरीर को भी समय दीजिए, थोड़ा आधे पौन घंटे दे दीजिए, ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो तो। और जब मैं भारत जोड़ो यात्रा गया था, तो पहले 3-4 दिन तो पता ही नहीं चला था, मतलब ऐसे चल रहे थे, और शरीर में दर्द भी होता था, लेकिन ठीक है, चलते रहते थे। फिर धीरे धीरे करके बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो भारत जोड़ो यात्रा के चलने से हटकर मैं अगर बात करूं, तो मैं तो सभी को कहूँगा कि फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। करिए, रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए। जैसे मैं अपना आपको बताता हूँ एपिसोड। जी जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा हेल्थ पे बातें करें। जैसे मैं पिता बनने वाला था, ठीक है। मेरी वाइफ से मेरी बात हुई, यार मैं बोला यार अभी मैं डैड बन जाऊंगा, क्या
सोचेगा कि उसे मैं थोड़ा और हेल्दी जी जी जी। तो बेटा आएगा तो बोलेगा यार मेरे पापा तो मतलब ऐसे मतलब उसको लगना हमटी डमटी। तो फिर उसी समय ना मैंने देखा नारायणपुर मैराथन, जी जी। नारायणपुर अबूझमाड़ मैराथन। तो अबूझमाड़ को सुनकर भी मेरे को बड़ा वो लगता है कि यार जंगल इतना घना जंगल होगा और अबूझमाड़ तो कोई जा ही नहीं सकता। अब अबूझमाड़ मैराथन के नाम पे जाने का मौका मिल सकता है हमको, तो मैं अबूझमाड़ मैराथन के लिए मैंने प्रिपरेशन सोची। करना है। 21 किलोमीटर की मैराथन होती है, मैं 3-4 महीने थे उसके लिए। तो मैंने रनिंग की प्रैक्टिस की और इसके बाद मैं गया और नारायणपुर मैराथन मैंने दौड़ी, मुझे बहुत ही मजा आया। वेरी नाइस। 21 किलोमीटर। तो ये आपकी प्री प्रिपरेशन थी भारत जोड़ो यात्रा के पहले की। हाँ, ये उसके पहले हुई थी। अच्छा, आप 2017-18 में भी एक प्रोग्राम चलाया करते थे भिलाई में, तफरी, जो बहुत ही अच्छा था, जिसमें आपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, भिलाई के लोगों को इकट्ठा किया, जुम्बा होता था, मैराथन्स भी हुए उसमें, जॉगिंग भी, रनिंग भी, सब कुछ होता था। भिलाई है ना मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत और अच्छा। कुछ ज़्यादा खूबसूरत रहता है, मतलब वैसे भी बहुत खूबसूरत शहर है लेकिन और ज़्यादा भिलाई में स्पोर्ट्स का कल्चर है। आपको वहाँ पे लोग सुबह 5 बजे से घर के बाहर एक्सरसाइज करते हुए दिख जाएंगे, रनिंग करते हुए दिख जाएंगे, साइकिलिंग करते हुए दिख जाएंगे, वॉकिंग करते हुए दिख जाएंगे, ग्राउंड्स पे फुटबॉल, बॉक्सिंग, सब तरह के स्पोर्ट्स आपको दिखेंगे। तो भिलाई के लोगों के नेचर के हिसाब से ये प्रोग्राम प्लान हुआ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसको हमने किया। और भिलाई में बहुत ही लोग खुश रहते थे प्रोग्राम से, और मतलब समझिए हजारों हजार की संख्या में लोग आते थे। बिल्कुल। और सब वहाँ पर एक अपनापन ढूंढ पाते थे, फ्री मोड में आते थे, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा तो नहीं किसी को रेडी होके आना है या कुछ करके आना है, तो सब अपने फ्री मोड से आते थे। और बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बहुत खुशी से बोलते भी थे कि देवेन तुम ये प्रोग्राम अच्छा कर रहे हो, हमारा बच्चा संडे को जो पहले 10 बजे सो के उठता था वो 5 बजे उठते हैं बच्चे और बोलते हैं मम्मी चलो लेके चलो हमको तफरी में जाना है। बिल्कुल। तो हैपनिंग था काफी, भिलाई के लोगों ने उसको एंजॉय। प्लीज कोशिश कीजिए कि उसको आगे भी कंटिन्यू कर सके। फॉर श्योर, मैं भी चाहता हूँ। हम एक उसके लिए एक हम हैप्पी स्ट्रीट प्लान कर रहे हैं, हैप्पी स्ट्रीट बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस किया हुआ है, पिछले समय से किया हुआ है कि एक स्ट्रीट को हम ले लें जिसपे हम जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है रोड पे, उस हिसाब से उसको हम लोग प्लान कर दें और उस स्ट्रीट पे बाहरी व्हीकल ना जाए, ताकि वो रोज के लिए उनके लिए हैप्पी और इंटरटेनिंग स्ट्रीट हो पाए हर परिवार के लिए। जिसको भी मन करे वो वहाँ पे जाके कर सके, फुर्सत के पल बिता सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरत का है आज के लिए। हम जितना फ़ोन स्क्रॉलिंग और इन सब चीज़ों पे रहते हैं, फिजिकल फिटनेस पे लोग ध्यान देना थोड़ा कम करते जा रहे हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दें तो हमारा इंडिया फिट इंडिया हो सकता है। निश्चित रूप से हमने है ना साथ ही साथ यूथ को मोटिवेट करने की भी कोशिश की। हमने शहीद पार्क बनाया जी। आप देखेंगे पूरे भारत की सबसे बड़ी भगत सिंह साहब की प्रतिमा भिलाई में लगी। हम लोगों ने, मेयर था मैं उस समय, और सभी हमारे शहीदों की स्मृतियां हैं उसमें। छत्तीसगढ़ में भी नक्सली हमले हों या किसी में भी जो भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी भी वॉल ऑफ ऑनर हमने बनाई है जहाँ पर सबके नाम हैं। और शहीद भगत सिंह की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाने के पीछे का कारण ये था, मिनी भारत के युवाओं को एक संदेश देना था कि कैसे इन्होंने अब हमारे लिए, हम सब की जनरेशन के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। और एक वो बड़ा अच्छा सेंटर है, आप वहाँ कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लगभग 23 फीट की प्रतिमा शहीद भगत सिंह जी की हम लोगों ने वहाँ पर लगाई। अच्छा। बड़ा स्ट्रक्चर है वो, बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर है। उसमें हम लोग आज़ादी के समय के जो आंदोलन है उसकी भी डिटेल हम लोग लेज़र लाइट से उसके शोज चलते हैं, तो वो हैपनिंग है वहाँ पर। हम अभी एक लाइब्रेरी भी बना रहे हैं। अच्छा। लगभग 2 मंजिले की, और वो बहुत अच्छी बिल्डिंग रहेगी जहाँ पे बच्चे आके शहीद पार्क में जी बैठ भी सकते हैं, साथ ही साथ
वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भी अपना टाइम दे सकते जी, हैं। जी, इस कॉन्सेप्ट में उसको हम लोग शुरू करने वाले बहुत बढ़िया। जैसे नालंदा परिसर यहाँ पर है रायपुर में, हैं। उसी उसमें बहुत ही अच्छा। अब हम थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे चलते हैं। फॉर श्योर। आप और आपकी वाइफ दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, जी तो रिलेशनशिप भी आपका वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो आपको तभी से श्योर था कि आप इन्हीं से आगे जाकर के शादी करेंगे? मैं अपने आप को उतना मतलब मुझे ऐसा लगता था क्वालिटी वाइज वो बहुत आगे है। ठीक है, बस यही बात है। क्योंकि ये लगता था यार तो आपकी पहुंच दूर है ऐसा लगता था आपको? हाँ ये लगता था, ओके। ये लगता था सीरियसली। मेरे को लगता था कि वो पढ़ने में मुझसे ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स में वो मुझसे ज़्यादा अच्छी है। फिर वो डॉक्टर भी बन गई, मैं तो पायलट नहीं बन पाया था ना। हम लोग साथ में वो जी जी। MBBS करने गई और मैं पायलटिंग करने गया। अच्छा। फिर वो MD भी हो गई, मैं तो घूम रहा था। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि मेरी लाइफ में अगर मेरे ऊपर सबसे पहले किसी ने विश्वास किया कि आप कुछ कर सकते हैं, हाँ तो उसने किया। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आया? जब आप मेयर बन गए तो आपको लगा कि नहीं बात की जाए जा करके? ऐसा नहीं है, वो तो बात तो होती रहती थी पहले से। लेकिन ये समझ में आया कि मेयर बनने के बाद भी ये समझ में आया कि ऐसा नहीं है मैं मेयर बन गया हूँ तो वो मेरे लिए रुकेगी, वो तो अपनी अपनी पढ़ाई और सारी चीज़ों में आगे ही बढ़ रही है। तो मैं बोला यार उसको रोकना पड़ेगा, अच्छा। पकड़ना पड़ेगा। फिर उसको और भी कोर्सेज करने थे, पढ़ना था, तो मैं कोशिश किया कि भाई शादी हो जाए यार। पता चला फिर ये बाहर चली जाए। सही बात है। अच्छा, आप वैसे तो आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऐसे परिवार से नहीं है, बट आप एज अ पॉलिटिक्स में आ गए हैं, आपके बड़े भाई पॉलिटिक्स में रहे हैं, लेकिन मैम का जो परिवार है वो टोटली नॉन पॉलिटिकल है। देखिए हम लोगों के दोनों परिवारों में बहुत अंतर है। ओके। मतलब हम लोग बिजनेस फैमिली और मेरे ब्रदर भी कांग्रेस मैन रहे हैं शुरुआत से, इस तरह की फैमिली से आते हैं। वैसे मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। जी जी। मैं यंग एज में क्लास 7 में था तो फादर नहीं रहे। फिर बड़े भाई ने संभाला सब कुछ। जी। तो मेरे दीदी BSP में है, मेरा जो मेरे से एक और बड़ा भाई है वो भी हाउसिंग बोर्ड डिपार्टमेंट में है। तो मतलब हम लोगों की कंप्लीट अलग अलग फैमिली है। और उसकी फैमिली में देखें तो मेरे ससुर जी डॉक्टर जी। थे, मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, मतलब उनकी फैमिली पूरी। तो मुझे बस ये जानना है कि ऐसा पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने का फायदा है या घाटा है? जॉब ओरिएंटेड फैमिली की और एक बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली की लाइफस्टाइल अलग होती है। बट नहीं, मैं आपके और मैम के बीच के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, दोनों को तो क्योंकि कोई वो फर्क ही नहीं पड़ता। आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, वो पॉलिटिक्स के बारे में ABCD नहीं जानते हैं। अच्छा तो मैं अब आपका सवाल समझ जी। पाया। तो उस पे ऐसा है कि उसको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है जी। और मेरे को उसके काम से कोई मतलब नहीं है। ओके। और ये बात जब हम मिले थे तब से अभी तक लागू होती है। वो कभी मुझसे पॉलिटिक्स पे डिस्कस नहीं करती और मैं उसके काम पे डिस्कस नहीं करता। हम लोग रहते हैं तो हम लोग अपनी बातें करते हैं। सही बात है, तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आसान हो जाता है। मतलब ही नहीं, दो एक दूसरे के काम से, तुम अपने काम से मतलब रखो, हम अपने काम से मतलब रखा है। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट, जीरो इन्वॉल्वमेंट, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे ये पता है कि मतलब मैं मतलब आपको पहले ही बोला ना, पॉलिटिक्स ने मुझे चुना है। जी जी। मैंने पॉलिटिक्स को नहीं चुना। आप एक बेटे के पिता हैं और इस तरीके से आप पेरेंटहुड में आ चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? पेरेंटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहूँगी आपसे कि आप क्या चाहते हैं एक फादर और सन का रिलेशनशिप जो होता है। बेसिकली हर बच्चा अपने पेरेंट्स को आइडलाइज करता है, उसके पहले आइडल जो होते हैं उसके पेरेंट्स ही होते हैं, मदर फादर, वो उन्हीं से ही सब कुछ सीखता है। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके बच्चे को आपसे क्या गुण लेने चाहिए? मैं जैसे हम लोग की जो लाइफ होती, किसी भी पॉलिटिशियन की लाइफ हो, वो उसके साथ एक चीज़ रहती कि फैमिली काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। फैमिली को जितना समय नीडेड रहता है, देना चाहिए, उतना समय नहीं दे पाता कोई भी, और बियॉन्ड पार्टी, किसी भी पार्टी का। जी।
तो ये सबके साथ समस्या होती है। बच्चों के मामले में मैंने ये देखा कि मुझे तो ये लगता है कि बच्चे हमको सिखाते हैं। एक्चुअली मैंने ये महसूस किया, जैसे मेरा बेटा है, मैं उससे सीखता हूँ। जैसे अगर मैं जैसे आपको बताता हूँ, कभी मैंने फ़ोन में ही मैं तेज़ आवाज़ में बात कर रहा हूँ, तो वो बोलता है, पापा तेज़ आवाज़ में बात नहीं करते। यस, ठीक है भाई। ठीक है कि अगर मैंने कपड़े कोई ऐसे किधर इधर उधर फेंक दिए तो वो बोलता है, पापा ऐसे डर्टी नहीं करते इसको। तो मतलब मुझे ये लगता है कि बच्चों से काफ़ी कुछ सीखने को है, और उनका अपना एक क्या है, उनका जो दिमाग है वो बहुत जल्दी चीज़ों को जज करते हैं, कैच करते हैं। तो मुझे लगता है हमको बच्चों से ना बोलने देना चाहिए उनको, और उनसे सुनना चाहिए, और उनसे अनुभव लेना चाहिए। और जो हम उनको, वो बुरी चीज़ें केवल हमसे सीखते हैं, आप देखिएगा, क्योंकि वो हमें कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहते हैं। मतलब ये समझिए, बुरी चीज़ें भी जो आती है ना, वो हमारे मतलब फैमिली के आसपास चीज़ें जो देखते हैं वो उससे ही आती है। उनका मन तो बिल्कुल साफ होता है, उनको तो गुस्सा भी नहीं पता होता कि गुस्सा कैसे करते हैं। करेक्ट। मतलब गुस्से में एक्शन कैसे करते हैं वो किसी बच्चे को नहीं पता रहता। वो बच्चा सीखता है कि हाँ ऐसे करके गुस्सा करना है, और टीवी में देख के या घर कोने में जाना है। कोने में जाना है, ठीक है, और शाउट करना है, ये सब वो सीखते हैं। वो सिखाते तो हमें अच्छी अच्छी चीजें, प्यार करना सिखाते हैं हमको। बच्चे प्यार करते बिल्कुल। तो हमको बच्चों से सीखना चाहिए। सर, जैसे कि हम मेंटल हेल्थ में काम करते हैं, और आपसे बस एक क्वेश्चन मेरा जो है, जो मेंटल हेल्थ से मुझे लगता है कि जानना बहुत ज़रूरी है। जेल बहुत कठिन है, और आपने 6 महीने एक्सपीरियंस भी किया है, तो वहाँ पर मेंटल हेल्थ कैसे बरकरार रख पाते हैं? उसके बहुत सारे जवाब हैं। मतलब एक जवाब नहीं है मेरे पास। मतलब जेल इतनी अलग जगह है कि आप एक फिलॉसफी पे उसको पार नहीं कर सकते। उसके लिए अलग अलग स्टेप्स पे आपको अपने आप को इंगेज रखना पड़ता है। पहला तो एक थ्योरी है, जो मेरी भी थ्योरी मान के भी मैंने चला कि हाँ ठीक है, जेल है, जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ से एक दिन जाना है, ठीक है, जब जाने की बारी आएगी तो चले जाएंगे। तो उसमें इतना लोड लेने की क्या बात है, रोज रोज की कब जाएंगे, ठीक है। तो टाइम मिला है उसका यूटिलाइज करो, पढ़ो लिखो कुछ करो, ठीक है, अपने आप को इंगेज रखो, नॉलेज गेन करो, हिस्ट्री जानो। तो मैं इस तरीके से अपने आप को इंगेज करके रखा था। फिर सेल्फ असेसमेंट का भी काफ़ी समय सेल्फ असेसमेंट का समय भी मिलता है। फिर समय से ये समझ में आया कि ये भी नहीं काम कर रहा है पूरी तरह, ठीक है। क्या है, जो आपकी हेल्थ है ना, आपकी मेंटल हेल्थ है, वो आपके बॉडी से बिल्कुल कनेक्ट करती है। तो आप जब अपनी बॉडी पे काम करोगे, अपने खाने पे काम करोगे, खाना मतलब ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट खाना, मतलब एक लिमिटेड फूड जो आपको रिक्वायर्ड है, उसकी टाइमिंग पे काम करोगे, तब आपके दिमाग भी पीसफुल होने लग जाएगा। टेम्परामेंट का जो खेल है वो केवल सोच कर नहीं बनता, या आंख बंद करके नहीं बनेगा कि हम आंख बंद करके मेडिटेट कर लिए तो हम उस टेम्परामेंट को पा लिए। वो पूरा एक बॉडी प्रोसेस है। उस पूरे प्रोसेस को आपको जीना पड़ता है, जिसमें टाइम का भी खेल होता है, उठने का भी खेल होता है, सोने का भी खेल होता है, सब चीज़ों का। तब आप उस टेम्परामेंट को पा पाते हो। तो ये एक कठिन काम हो गया, इसको साइड कर दो जी। ये आप हर कोई योगी पुरुष नहीं बन सकता। ठीक है, हम जैसे महाभारत में हम व्याख्या की है भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, योगी पुरुष बनो, तो वो हर कोई नहीं बन सकता, अपन उसमें नहीं जाते। एक लाइन में अगर जवाब समझा जाए तो ऐसा है कि कुछ करने की चाह रहती है ना, तो समय कट जाता है। इंतजार को भी जीने में मजा आता है। मैंने आपके इंटरव्यू में भी सुना था, तो आपने यही बात कही थी कि वहाँ पर मुझे ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब चिट्ठियाँ आती थी। बड़ा रोचक होता था मेरे लिए वो चिट्ठियों का इंतज़ार करना। यहाँ तो बहुत लाइव होती है, बहुत ही लाइव होती है। मतलब चिट्ठी पढ़ो तो ऐसा लगता था कि मतलब वो व्यक्ति दिख रहा है आपको चिट्ठी में, और इतने गहरे शब्द निकलते थे ना, और लिखने भी जाओ तो इतने गहरे शब्द कि जैसे वो जो इमोशन है ना आपका,
आज जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते अपने इमोशन। मैं आपसे कहता हूँ आप पेन पेपर लीजिए और फोन दूर करके लिखना चालू कीजिए, ठीक है? आप जो एक्सपीरियंस आएगा ना आपको अपनी भावनाएं लिखने का, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। हाँ, मैं भी इसी को ही हम जर्नलिंग कहते हैं। मैं लिखता हूँ। मुझे जैसे आपको बताता हूँ, मैं बहुत पैनिक रहता था ना। मैं भी इंसान हूँ, हर इंसान है, परेशानी होती है। रात में नींद खुल गई, पता नहीं है कल क्या हो रहा है या परसों क्या होगा, बाहर की दुनिया से कनेक्ट ही नहीं है, परेशानी होती थी ना, तो मैं लिखने लग जाता था। जब लिखने लग जाता था ना तो कूल डाउन होता था। आज के कॉन्वर्सेशन से ना मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। मुझे लगता है आपको पॉलिटिक्स के बारे में, अपने लाइफ लेसन्स के बारे में एक बुक ज़रूर लिखनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि मैं लिखता हूँ तो खो जाता हूँ, इसलिए ज़्यादा समय लिखता नहीं हूँ। कभी कभी जब मौका मिलता है तो कुछ लिख लेता हूँ अपने मन की बातें। मुझे लगता है कि मैं इस पॉडकास्ट को भी देखने वाले साथियों को कहूँगा, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने बोलने से अपनी थॉट्स को। आप लिखोगे ना तो बहुत मजा आएगा, बहुत क्लैरिटी मिलती है, एक्सप्रेस कर पाते हैं हम अपनी भावनाओं को। तो लिखना तो चाहिए। मैं किताब लिखूंगा, जीवन के अपने अनुभव बताऊंगा, ये सब आने वाले भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन ये ज़रूर चाहूँगा कि ज़िंदगी ऐसे जीऊं कि कुछ लोगों के काम आ जाऊं। बिल्कुल। ऑल राइट, सो ये एक बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट रहा। आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ बैठा हूँ पॉडकास्ट में, लेकिन आज इतने दिल से या मतलब पॉलिटिक्स से हटकर हम अंदर क्या हैं, हमारा मन क्या कहता है, हम क्या सोचते हैं, ये सब विषय पे बातें आई और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा अनुभव शेयर करके। मैं टीम HLD को भी बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई दूंगा। और सोसाइटी के लिए आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका जो टॉपिक है हील, लर्न एंड डेवलप, ये निश्चित रूप से हर एक इंसान के लिए ज़रूरत है इसकी, कि आप अपने अंदर को समझो, लर्न करो और आगे बढ़ो, डेवलप हो। तो अच्छी बात है। आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप HLD को लगातार देखेंगे और अपने अंदर के इंसान को जानने में आपको मदद होगी, अपने अंदर के सवालों को आपको समझने में मदद होगी और आप अपनी ज़िंदगी में अपने कॉज को ढूंढ कर बेहतर से बेहतर काम सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, अपने प्यार करने वाले लोगों के लिए कर पाएंगे। थैंक यू। और मैं इस पॉडकास्ट को एक 4 लाइन से एंड करना चाहूँगी। रुकना नहीं थक हार के राह में ए राही, रुकना नहीं थक हार के राह में ए राही, मंजिलें ये नहीं वो नहीं सितारे भी नहीं, मंजिलें ये नहीं वो नहीं सितारे भी नहीं, सितारों के आगे जहाँ और भी है। ऑल राइट, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू सर। डू वॉच आवर पॉडकास्ट, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड टिल देन, स्टे अलाइव विथ HLD लाइव्स। थैंक यू।